हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ लीफ, पर्ण की आंतरिक संरचना। पिछली क्लासेस में हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में बताया था। आज हम उसकी एनाटॉमी या आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपका थ्योरी का भी पार्ट है और प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। किसी भी लीफ की जब हम एनाटॉमी को स्टडी करते हैं लेबोरेटरी में, तो हम इसका सेक्शन काटते हैं और सेक्शन हम इसके थ्रू मिडरिब रीजन काटते हैं, जहाँ पे मिडरिब वेन यानी मध्य शिरा जिस सेक्शन में आए, क्योंकि मध्य शिरा में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में यानी आवृतबीजी पादपों में दो तरह की लीफ को हम स्टडी करते हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीफ पृष्ठ आधारीय पत्ती एंड आइसोबाइलेटरल लीफ समद्विपार्श्वीय पर्ण। डाइकोट्स में डॉर्सीवेंट्रल लीफ पाई जाती है, जबकि जो मोनोकोट्स या एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें समद्विपार्श्वीय या आइसोबाइलेटरल लीफ प्रेजेंट होती है। अब हम इसके एनाटॉमी के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो हम इसका थ्रू मिडरिब रीजन इसका सेक्शन काटते हैं और इसमें हमें निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं। एपिडर्मिस, जिसमें अपर एंड लोअर एपिडर्मिस होती है, इन दोनों के बीच में पर्ण मध्योतक पाया जाता है यानी मीजोफिल प्रेजेंट होता है, और मीजोफिल रीजन में जहाँ वेन्स प्रेजेंट होती हैं उन वेन्स में वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मिस बैरल शेप्ड यानी ढोलक के आकार की कोशिकाएं होती हैं जो एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती हैं। इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसीज यानी अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई कोशिकाएं होती हैं और अपर एपिडर्मिस पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जबकि लोअर एपिडर्मिस पर थोड़ी पतली क्यूटिकल पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटाज एब्सेंट होते हैं, जबकि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और इस कंडीशन को हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन कहते हैं। दोनों एपिडर्मिस के बीच में पर्ण मध्योतक होता है यानी मीजोफिल टिश्यूज होते हैं। इस मीजोफिल रीजन में दो तरह के टिश्यूज डिफ्रेंशिएट रहते हैं। अपर एपिडर्मिस की तरफ पैलिसेड टिश्यूज यानी खंभ ऊतक, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्पॉन्जी ऊतक या स्पॉन्जी मृद ऊतक पाया जाता है। इसके बाद वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स रीजन में। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, जो कि हम आपको इस डायग्राम से अभी क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप देखिए अपर एपिडर्मिस, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बैरल शेप्ड कोशिकाएं होती हैं। इनमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। लोअर एपिडर्मिस बैरल शेप्ड एक दूसरे से सटी हुई एक पंक्ति में व्यवस्थित कोशिकाएं होती हैं। स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन कहते हैं। मल्टी सेल्यूलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं, जिन्हें एपिडर्मल हेयर या ट्राइकोम्स कह सकते हैं। दोनों बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल टिश्यूज होते हैं। इस मीजोफिल टिश्यू में दो तरह के रीजन डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं जो क्लियर दिखते हैं। अपर एपिडर्मिस की तरफ पैलिसेड टिश्यूज या खंभ ऊतक पाया जाता है, जबकि लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्पॉन्जी ऊतक या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। खंभ ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी, एक दूसरे से सटी हुई, एक निश्चित उससे जमी हुई दिखाई देती हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो स्पॉन्जी मृदुतक सेल्स होती हैं वो गोलाकार, अंडाकार और छोटी होती हैं और लूजली अरेंज होती हैं। इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस
प्रेजेंट होते हैं। कुछ में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो स्टोमेटा से कनेक्टेड रहते हैं और इन्हें स्टोमेटल कैविटीज़ कहते हैं। स्पोंजी जो पैरेन्काइमा होता है उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये मीजोफिल रीजन देखिए आप बिल्कुल क्लियर दो टिश्यूज में डिफ्रेंशिएट हुआ है, पैलिसेड टिश्यूज एंड स्पॉन्जी टिश्यूज। अपर एपिडर्मिस की तरफ पैलिसेड टिश्यू एंड लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्पॉन्जी। तो ये डोर्सी वेंट्रल, यानी इसको हम बहुत इजीली पहचान जाते हैं पृष्ठ और आधारीय, कि पृष्ठ सतह की तरफ पैलिसेड टिश्यू क्योंकि हमें दिखता है और आधार की तरफ स्पॉन्जी टिश्यू। तो इस लीफ को बोलते हैं पृष्ठ आधारीय या डोर्सी वेंट्रल, जिसमें आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर लेते हो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस को। फिर वेन्स या मिडरिब रीजन में वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और क्लोज्ड होते हैं। हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया कॉन्जॉइंट और कोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स यानी जिनमें जाइलम और फ्लोएम एक साथ और एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं यानी जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसके बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती है, यानी क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल इसमें पाए जाते हैं। और जो वैस्कुलर बंडल होता है वो एक शीत द्वारा घिरा रहता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें बंडल शीत कहते हैं। जो मिडरिब रीजन के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि जो बाहर की तरफ स्कैटर्ड जो वेन्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि द्विबीजपत्री जो पर्ण होती है उसमें रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि डाइकॉट्स में जालिकावत शिराविन्यास यानी रेटिकुलेट वेनिशन प्रेजेंट होता है। तो हर वेन्स में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो जो सेंट्रल मिडरिब वाली मेन जो होती है उसमें वैस्कुलर बंडल जो वेनलेट्स होते हैं उनसे साइज में बड़ा होता है। और इसका जो बंडल शीट होती है मिडरिब मध्य शिरा वाले वैस्कुलर बंडल की, वो थोड़ी सी लोअर और एपिडर्मिस की तरफ एक्सपेंडेड रहती है। वैस्कुलर बंडल्स में जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होते हैं उसमें मेटाजाइलम निचली लोअर एपिडर्मिस की तरफ जबकि प्रोटोजाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होता है या उसको फेस किए हुए होता है, कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो अपर एपिडर्मिस को फेस करता है, जो मेटाजाइलम होता है वो लोअर एपिडर्मिस को फेस करता है। जाइलम के नीचे फ्लोएम प्रेजेंट होता है जो कि निचली जो एपिडर्मिस होती है निचली बाह्य त्वचा को उन्मुख रहता है, उसकी ओर पाया जाता है। ये इसका लीफ का आंतरिक संरचना होती है। अब इसमें आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लीफ है? आपने डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स भी स्टडी की और डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम भी स्टडी की है। तो लीफ है, इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है दैट इज कि इसमें अपर एंड लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है एंड जो वैस्कुलर बंडल होता है वो बंडल शीट से घिरा हुआ रहता है। ये इसका लीफ का कैरेक्टर है। और डाइकॉट लीफ है तो इसमें जो मीजोफिल होता है वो पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू में डिफ्रेंशिएट रहता है। वैस्कुलर बंडल इरेगुलर बिखरे होते हैं क्योंकि इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो मिडरिब रीजन में और जो वेन्स निकलती हैं मिडरिब से, वेनलेट्स जो निकलते हैं उनमें भी वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इरेगुलर असमांतर पाए जाते हैं। जबकि आप जब मोनोकोट पढ़ेंगे तो आपने उसमें पढ़ा है कि उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, तो एक दूसरे के पैरेलल या समांतर चलते हुए वैस्कुलर बंडल्स उनमें पाए जाते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ जब आप स्टडी करेंगे। तो इसका डाइकोट का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा कि द्विबीजपत्री पर्ण है कि मीजोफिल इसमें डिफ्रेंशिएट रहता है पैलिसेड इन स्पॉन्जी टिश्यू में, वैस्कुलर बंडल असमानांतर होते हैं और जो स्टोमेटाज होते हैं वो सिर्फ निचली सतह पर पाए जाते हैं, निचली बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं, यानी हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो दिस इज द डाइकॉट लीफ, जिसे डोर्सिवेंट्रल लीफ अभी आपने पढ़ी है कि डाइकॉट में जो डोर्सिवेंट्रल लीफ होती है उसको आपने स्टडी किया। नेक्स्ट इज आइसोबाइलेटरल लीफ, यानी जो मोनोकोट्स में प्रेजेंट होती है। इसके लिए भी आप सेक्शन काटते हैं और आपको पता है कि मोनोकोट्स में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो पैरेलल एक दूसरे के क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि इसमें पैरेलल वेनिशन पाया जाता है, यानी इसमें जो मध्य शिराएं होती हैं वो बहुत सारी होती हैं और एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो जो मोनोकोट की लीफ की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए
जो एपिडर्मिस होती है उसमें ऊपरी और जो पत्ती की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों प्रेजेंट होती हैं और दोनों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसमें अपर एपिडर्मिस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इसे एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन कहते हैं। इसमें दोनों में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बाह्य त्वचा होती है यानी ऊपरी जो एपिडर्मिस होती है उसकी कुछ सेल्स कलरलेस हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें बुलीफॉर्म या मोटर सेल्स कहा जाता है। अभी आपको हम जब डायग्राम दिखाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और जैसे डाइकोट में मीजोफिल होता था अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, ऐसे मोनोकोट्स में भी मीजोफिल प्रेजेंट होता है, पर्ण मध्योतक जिसे आप बोलते हो, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता है पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यूज में। इसमें पूरा जो मीजोफिल होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल से यानी एक तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो यानी ऊपर की त्वचा की तरफ भी, ऊपर बाह्य त्वचा की तरफ भी और निचली बाह्य त्वचा की तरफ भी एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं मीजोफिल में। इसीलिए इसे समद्विपार्श्वीय आइसोबाइलेटरल लीफ कहा जाता है। तो इसका जो मीजोफिल होता है वो पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाए जाते हैं। जो इसकी सेल्स होती हैं वो आइसोडाइमेट्रिक होती हैं और बहुत अधिक मात्रा में इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कुछ कोशिकाएं बहुत कॉम्पैक्टली इसमें अरेंज होती है, तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कंपैरेटिवली कम पाए जाते हैं। डाइकॉट्स में निचली त्वचा की तरफ बड़े इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट थे, लेकिन मोनोकोट में जो कि आइसोबाइलेटरल लीफ होती हैं, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अगर हम वैस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो इसमें वैस्कुलर बंडल एक पैरेलल सीरीज में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है और इसमें भी वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड होते हैं। इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट प्रेजेंट होती है जिसमें प्लास्टिड और स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बंडल शीट होती है वो ऊपरी और बाह्य त्वचा की तरफ थोड़ा सा फैलाव लिए हुए होती है इसकी जो बंडल शीट होती है। तो देखिए इसमें एक दूसरे के समानांतर अगर हमने सेक्शन काटा तो ये मिडरिब, समानांतर मिडरिब चलती है, तो एक साथ वैस्कुलर बंडल एक दूसरे के समानांतर प्रेजेंट होते हैं। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस दोनों में क्यूटिकल प्रेजेंट है। अपर एपिडर्मिस पे थिक क्यूटिकल होती है, जबकि लोअर एपिडर्मिस पे कंपैरेटिवली थोड़ी पतली क्यूटिकल होती है। स्टोमेटा दोनों एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। दिस इज नॉन एज एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन। मीजोफिल टिश्यू डिफ्रेंशिएट नहीं है पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू में। इसमें एक तरह की पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कम होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है। कैम्बियम एब्सेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम एक ही लाइन में व्यवस्थित है। बंडल शीट प्रेजेंट है वैस्कुलर बंडल के आसपास। मेटाजाइलम ऊपरी त्वचा की तरफ, जबकि प्रोटोजाइलम ऊपरी बाह्य त्वचा की तरफ और मेटाजाइलम निचली बाह्य त्वचा को फेस करते हुए होते हैं। और जाइलम के नीचे फ्लोएम होता है जो कि निचली बाह्य त्वचा को की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये इसका मोनोकोट लीफ या आइसोबाइलेटरल लीफ का स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंस क्या हुआ डाइकोट और मोनोकोट में? सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि लीफ, क्योंकि ये लीफ है, ये पता कैसे चला? अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, मीन्स ये एक पत्ती है। जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो बंडल शीट से घिरे हुए हैं, ये भी एक लीफ का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस अगर हम करते हैं, यानी डॉर्सी वेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ में डिफरेंस करते हैं, तो हमने आपको डॉर्सी वेंट्रल लीफ में बताया कि जो मीजोफिल होता है वो पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू में डिफरेंशिएट होता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं एक बीजपत्री जो पर्ण होती है उसमें मीजोफिल डिफरेंशिएट नहीं होता है, पर्ण मध्योतक में कोई विभेदन नहीं पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ डाइकोट और मोनोकोट में? उसमें हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन थी डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, मीन्स जो स्टोमेटा प्रेजेंट थे वो लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट थे। लेकिन मोनोकोट्स में या
आइसोबाइलेटरल जो लीव्स होती हैं उनमें स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पर भी प्रेजेंट होते हैं और लोअर एपिडर्मिस पर भी प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस कंडीशन नॉन एज एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन। तो ये आपने डॉर्सीवेंट्रल लीफ एंड आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में स्टडी किया, जो कि द्विबीजपत्री पादपों और एकबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। तो दिस इज द एनाटमी या आंतरिक संरचना पत्तियों की, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और क्या इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो ये शो करते हैं कि ये एक पत्ती है, और अगर लीफ है तो ये किन लक्षणों के आधार पर द्विबीजपत्री है और किन लक्षणों के आधार पर एक बीजपत्री पादप की पर्ण है। तो डॉर्सीवेंट्रल अगर लीफ है तो द्विबीजपत्री पादप की, और अगर आइसोबाइलेटरल लीफ है तो एक बीजपत्री पादप की पर्ण होती है। तो ये आप प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको स्टडी करिएगा और अपनी फाइल में इसे लिखिएगा। जो फाइल आप तैयार कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, उसमें आप साथ साथ स्टेम की एनाटमी, रूट की एनाटमी और मैंने आज आपको लीफ की एनाटमी बताई है, तो आप अपनी फाइल में साइमल्टेनियसली तैयार करते रहें। थैंक यू।